हाँ जी, पहला सवाल, अगर आपको फॉर्मेट आता है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर फॉर्मेट नहीं आता तो फिर मसला ही है। लिखा हुआ है कि आपके पास ना फाइनेंशियल स्टेट, पहले तो आपको ना सारे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन का टॉपिक है और प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बातें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बातें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और फाइनेंसिंग की फाइनेंसिंग। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें आपने गौर से सुननी है, वो मैं साथ साथ लिखवाऊंगा कि कौन सी चीज कहां पर एक्सेप्शंस है। सवाल के अंदर लिखा हुआ कि आपको 2 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई हुई है, पहले 2016 और 17, बस पेपर में ख्याल रखना है, कभी कभी ना ये ऊपर 2016 इधर होता है 2017 इधर होता है, तो हम लोगों ने रटा लगाया होता है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन ओपनिंग है और कौन सी इंफॉर्मेशन क्लोजिंग है। फिक्स्ड एसेट्स आपको बता दिया गया, डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जो नॉन करंट एसेट वाला चीजें है ना, ये होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पता है ना हमें, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है ज्यादा। फिर नीचे स्टॉक डेटर लेस प्रोविजन, इंपॉर्टेंट बात है यहां पर एक। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्री पेमेंट्स कैश एंड बैंक। फिर कैपिटल अकाउंट है, लोन है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट पेएबल है और एक्रूवल्स है। फिर नीचे दिया हुआ एसपीएल, आपको किस साल का एसपीएल है, 2017 का, तो हमारा साल 2017 है। सेल्स गिवन है, लेस ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, सैलरीज, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये चला, प्रॉफिट फॉर द ईयर उसने दे दिया 7250, कहता है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, हाँ अगर टाइम मिला तो हम पढ़ लेंगे इसी सवाल के अंदर ही, बट अगर नहीं टाइम मिलेगा तो फिर सिर्फ हम एक काम करते हैं, एक काम ही करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड पहले कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। तो जनाब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सबसे पहले तो हम का सवाल शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बाद में बतानी है। कैश फ्लो की ना एक समरी का ना, आप जैसे जहां पर आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उसके नीचे ना 2 या 3 पेज छोड़ दें, या एक अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैश फ्लो का हेडिंग दे लें और वहां पर 2-3 पेज छोड़, वहां पर ना हमने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा करेंगे ताकि पेपर में जाने से पहले ना वो एक दफा हम रिवाइज कर लें। वैसे भी सेपरेट लिखने से हमें फायदा होना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम लिखते होते हैं, आपको पता होगा इस सवाल के अंदर क्या नाम है या नहीं, नहीं है, तो ओवरऑल तो क्या किया जाता है, कंपनी का नाम लिखा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। अगर रुपीज इन थाउजेंड है तो रुपीज इन थाउजेंड लिखें, वरना सिर्फ रुपीज लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लो मेरे भाई, अगर सवाल के अंदर टैक्स गिवन है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, और अगर टैक्स की कोई बात नहीं गिवन तो जो प्रॉफिट गिवन है वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर सवाल के अंदर टैक्स गिवन है तो हमने कौन सा प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अगर कुछ भी नहीं, टैक्स है ही नहीं, तो जो प्रॉफिट गिवन है वही ले लेना है, 7250। सवाल अपने सामने रखें, कुछ वैल्यूज आप मुझे बताते रहना, उसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम, एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश आइटम।
अब ये जो नॉन कैश आइटम है ये आपके एसपीएल के अंदर होती है। अगर उसने आपको एसपीएल बनाकर दे दिया तो या तो वो इंफॉर्मेशन एसपीएल के अंदर होगी या एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसका हिंट होगा। बताओ जरा कौन कौन सी आपको चीजें बताई हुई हैं इसके अंदर। एक इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक डेप्रिसिएशन, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखवाया हुआ है? नहीं। रेंट एक्सपेंस नहीं, सैलरी नहीं। ठीक है, तो ये सारी एक्सपेंस है, एड बैक कर देंगे क्योंकि ये माइनस हुए हुए हैं ना नॉन कैश, तो हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। तो ऐड कर देंगे एक तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी अमाउंट है? 6550। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना? 800। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ना आपने दो तरीकों से ले सकते हैं। इसके बारे में जाए अपने नोट्सों के ऊपर, जहां पर मैंने आपको कहा है कि आपने नोट्स लिखने हैं। अच्छा, आई कैप के सॉल्यूशन नंबर ऑफ मेथड से गिवन है और मैं उन तमाम मेथड्स पे नहीं जा रहा, मैं आपको वो लिखवाना है जो हमने फॉलो करना है। ठीक है, पहली बात नंबर 1, बैड डेट्स इग्नोर करने हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ये बैड डेट्स कौन से हैं? बैड डेट्स राइट ऑफ, बैड डेट्स कैश फ्लो के अंदर इग्नोर करने हैं। अब आपको पेपर में एक सवाल होगा जिसके अंदर उसने कंसीडर किया होगा, आप इग्नोर करोगे तो भी आपका जवाब ठीक आएगा, उसने कंसीडर किया उसका भी वही जवाब होगा, बस वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आ जाए। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आई कैप इसके बारे में दो बातें करता है, आई कैप इसके बारे में दो बातें करते हैं। बात नंबर 1, वो कहता है कि आप ऐसा करो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर डिफरेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ले लो। टिक का मतलब है कंसीडर करना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर डिफरेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ले लो। फिर वर्किंग कैपिटल के अंदर, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, वर्किंग कैपिटल के अंदर ग्रॉस डेटर ले लो। क्या लिखा है? प्रोविजन का डिफरेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले लो, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और ग्रॉस डेटर्स का चेंज ले लो। दूसरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर डिफरेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ना लो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इग्नोर कर दो। क्रॉस का मतलब इग्नोर कर दो। वर्किंग कैपिटल के अंदर नेट डेटर्स ले लो, ग्रॉस डेटर लोगे तो प्रोविजन का डिफरेंस लोगे, नेट डेटर्स लोगे फिर प्रोविजन का डिफरेंस नहीं लोगे। अब आप चाहो तो अच्छा आप क्या करोगे इस दोनों ऑप्शन में? आई कैप किस ऑप्शन को पसंद करता है? आई कैप कहता है जो मर्जी कर लो, दोनों को ठीक करेगा, लेकिन अगर प्रोविजन गिवन होगी जाहिर सी बात है प्रोविजन वाला, अगर आप लोगों को इजीली प्रोविजन फाइंड हो सकती है ना, तो प्रोविजन का डिफरेंस ले लो और ग्रॉस डेटर भी ले लो। अगर उसने डेटर्स नेट करके दिए हुए हैं तो फिर नेट डेटर्स का डिफरेंस ले लो, फिर प्रोविजन को इग्नोर कर दो, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप नेट, ये आप नेट डेटर्स की कहां पर मैं बात कर रहा हूं, अपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर देखे जाकर आप लिखते थे इंक्रीज डेटर्स या डिक्रीज डेटर्स, वो डेटर्स का जो डिफरेंस लेना है ना, नेट करके लेना है या ग्रॉस लेना है। प्रोविजन माइनस करके लोगे तो नेट डेटर्स कहलाएंगे, और अगर प्रोविजन माइनस नहीं करोगे तो ग्रॉस डेटर्स कहलाएंगे। अब आपने ये देखना है कि अगर सवाल के अंदर प्रोविजन भी गिवन है, डेटर्स भी गिवन है,
अगर आपको डेटर्स नेट करके दिए हुए हैं तो आप फिर प्रोविजन इग्नोर कर दो, नेट डेटर ले लो। अगर सवाल के अंदर ग्रॉस डेटर और प्रोविजन अलग अलग गिवन है तो फिर अलग अलग डिफरेंस भी ले लो, लेकिन दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है। तो मैं आपको दोनों तरह से करवाया करूंगा, कभी मैं ग्रॉस डेटर के साथ करवा दूंगा, कभी मैं प्रोविजन के साथ करूंगा। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर मैं करवाने लगा हूं प्रोविजन के साथ। तो प्रोविजन कहां से लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जाओ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जाओ, यहां पर आपको नजर आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मिल गई। पहले थी 400, अब हो गई 800, कम हुई ज्यादा? ज्यादा हो तो एक्सपेंस होता है, ज्यादा हो तो एक्सपेंस होता है, कम हो तो इनकम। तो प्रोविजन ज्यादा हो गई तो क्या करोगे? एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम ऐड बैक करने जा रहे हैं। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितने से? लो मेरे भाई, बातें खत्म हो गई। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आ गया, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आ गया, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हाँ जी करो जरा। 7,250 प्लस 6,550 प्लस 800 प्लस 400, 15,000। इसके बाद क्या है? फॉर्मेट याद है तो क्या है इसके बाद? वर्किंग कैपिटल की चेंजेस लेते हैं। वर्किंग कैपिटल की चेंजेस कहां से मिलती हैं? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। आओ जरा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे चलते हैं। मैं ये एक दफा फिर से रेज कर रहा हूं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे जाने लगे हैं जरा। ये हैं आपके करंट एसेट्स, ये हैं आपकी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब आ जाओ अपने नोट्सों के ऊपर। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2, इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2। जी जनाब, इन कैश फ्लो following are not considered in working capital section। मतलब क्या है भला? ये वर्किंग कैपिटल होंगे, वो होंगे वर्किंग कैपिटल, लेकिन वो वर्किंग कैपिटल सेक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन कौन से नहीं करेंगे? नंबर 1 कैश, नंबर 2 बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये ओडी लिख लू ना, ओवरड्राफ्ट को पता चल जाएगा। फिर इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन, जी मेरे भाई। ये सारे जो मैंने लिस्ट लिखी है,
ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की लिस्ट लिखी है। ये सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल भी है, लेकिन इसको कैश फ्लो के अंदर वर्किंग कैपिटल सेक्शन के अंदर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर इसको कहां इस्तेमाल करना है वो भी लिख लो। इसको इस्तेमाल करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा? अकाउंट बनेगा। टैक्स पेएबल का भी अकाउंट बनेगा, डिविडेंड पेएबल का भी अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल का भी अकाउंट बनेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेकर जाएंगे या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या कैश एंड कैश। वो पता है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कब लेकर जाते हैं? जब 1 साल से काम, 3 महीने से कम टाइम हो और 3 महीने से ज्यादा काम। तो इसका यहां पर मैं लिखवा देता हूं, या तो इसको लेकर जाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, या इसको लेकर जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। शॉर्ट टर्म लोन के साथ भी सेम काम करना है, या इसको लेकर जाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, या इसको लेकर जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। साइलेंट है तो फाइनेंसिंग और उसमें ले जाओ, बताया हुआ है, जहां मर्जी ले जाओ। अगर साइलेंट है फिर तो टेंशन लेनी नहीं है। जी हो गया नोट? चलो फिर अगर नोट कर ही लिया तो फिर ये जो अकाउंट है ये भी बना ही लेते हैं। अकाउंट कैसे बनाएंगे? इंटरेस्ट पेएबल का, टैक्स पेएबल का, डिविडेंड पेएबल का, इंटरेस्ट रिसीवेबल। जिसका अकाउंट बनाना है वो कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? थोड़ा और इधर करो, 1 मिनट ठहरो, थोड़ा सा मार्जिन है वैसे। बट ठीक है, अब ठीक। चलें जी, अब अगर अच्छा बातें हैं 2, एक है इंटरेस्ट पेड और एक है इंटरेस्ट एक्सपेंस। ऐसा है, एक है इंटरेस्ट पेड, एक है इंटरेस्ट एक्सपेंस। बिल्कुल ऐसे ही, एक है टैक्स पेड, एक है टैक्स एक्सपेंस। फिर बिल्कुल ऐसा ही, एक है डिविडेंड पेड, एक है डिविडेंड फॉर द ईयर। सारे चीजों का मामला एक ही है, एक ही जैसा अकाउंट बनेगा। अब सवाल के अंदर ये पहले ये लिखना है, आप पहले सुनना है फिर लिखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो तो ये दोनों अमाउंट्स डिफरेंट होंगी। अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा तो जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा उतना ही इंटरेस्ट पेड होगा। दोबारा सुने, कोई पेएबल होगा तो इसका मतलब है जितना इंटरेस्ट बनता है उतना पे नहीं किया। अगर पेएबल नहीं है इसका मतलब है जितना बनता है उतना पे कर दिया है। दोबारा सुने, इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेड। अगर पेएबल पड़ा हुआ है, पेएबल का मतलब क्या है कि आपने सारा इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई और अमाउंट होगी और इंटरेस्ट पेड कोई और। और अगर पेएबल नहीं है तो इसका मतलब है जितना पेएबल है ही नहीं, तो जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है सारा ही पेड है, फिर ये दोनों सेम अमाउंट होगी। तो ये अकाउंट कब बनाएंगे? अगर अकाउंट के बैलेंस गिवन होंगे, मतलब आपको इंटरेस्ट पेएबल क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। इंटरेस्ट पेएबल मतलब कि एक्सपेंस पेएबल का लेजर, इसका ब्रॉड उनके साइड पर आएगा। इंटरेस्ट पेएबल इसका ये अक्रूवल एंड प्री पेमेंट के अंदर 4 अकाउंट सिखाए थे, वो ही है। क्या आ गया इसका ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पर? क्यों आएगा? क्योंकि ये लायबिलिटी है।
जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करोगे कैश के नाम से आएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पर क्या आ जाए, एसपीएल आता था, और ये होता है एक्सपेंस। ये किस में जाता है, एक्सपेंस। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है इंटरेस्ट पेड, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये क्या है, इंटरेस्ट पेड, और ये है इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक होगी बात। होगा क्या, इस अकाउंट के अंदर कितनी चीजें नजर आ रही हैं आपको, ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, कैश और एसपीएल, कितनी चीजें हैं, 3 गिवन होगी, 1 फाइंड करनी होगी। 3 गिवन हुआ करेंगी, 1 फाइंड किया करेंगे। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि ब्रॉड ऑन हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है कि कैरिड ऑन हो ही ना, लेकिन बाकी दोनों में से 1 गिवन होगी, 1 फाइंड करेंगे। कभी वो कहेगा कि इतना इंटरेस्ट पे किया है, तो पे करने वाली अमाउंट लिख देंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। कभी वो कहेगा इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो भी क्या फाइंड कर लेंगे, इंटरेस्ट पेड। तो ये अकाउंट तो याद है या भूल गया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर ये लेजर आपने बनाया हुआ है। मुझे बताओ फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल का लेजर किस शक्ल का होगा, ये था इंटरेस्ट पेएबल। चल पहले पेएबल के सारे बना लेते हैं, पहले पेएबल के सारे बना लेते हैं। टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल बिल्कुल सेम लेजर बनेगा, ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, कैश, एसपीएल, या आप लिख सकते हो एक्सपेंस, एग्जैक्ट सेम वही बनेगा। कैश का मतलब क्या होगा, टैक्स पेड या टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, टैक्स पेड क्योंकि कैश है। और एसपीएल का मतलब क्या होगा, इतना एक्सपेंस हमने फॉर द ईयर चार्ज किया। ठीक होगी बात। उसके बाद डिविडेंड पेएबल का एग्जैक्ट सेम लेजर होगा, बस एक छोटा सा फर्क आएगा, डिविडेंड पेएबल ब्रॉड ऑन किस साइड पर आएगा, इसका पेएबल है, कोई भी पेएबल हो हमारी लायबिलिटी होती है। ये रटा नहीं लगाना कि फलाने का ब्रॉड ऑन आएगा डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड। लायबिलिटी है तो उसका ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पर, और अगर एसेट है तो उसका ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर, कैरिड ऑन अपोजिट साइड पर। जितना डिविडेंड पेड होगा कैश के नाम से आ जाएगा, और जितना डिविडेंड बनेगा वो किस नाम से आएगा, एसपीएल के नाम से लिखा तू नहीं। अगर किसी ने एसपीएल के नाम से लिखा तो गुनाह मिलेगा उसे, क्योंकि ये एसपीएल में जाता ही नहीं है, ये जाता है रिटेन्ड अर्निंग में। किसमें जाता है, तो रिटेन अर्निंग लिखिए, एसपीएल का नाम यहां पर नहीं लिखेंगे बल्कि रिटेन अर्निंग लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा तो इसका मतलब है कि ये दोनों अमाउंट डिफरेंट होगी। अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा तो जितना डिविडेंड बनता है सारे का सारा पेड हो। वैसे 99% तो डिविडेंड पेड ही होता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल का लेजर आप खुद बनाएं, इंटरेस्ट रिसीवेबल का लेजर खुद बनाएं। ये कौन एक्सपर्ट है, उमर ही है, हाथ लगाओ। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इसका ब्रॉड ऑन किस साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर, कैरिड ऑन क्रेडिट साइड, कैश और एसपीएल।
कैश का मतलब क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड। कैश का क्या मतलब होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड। और एसपीएल का क्या मतलब होगा? इंटरेस्ट इनकम। एसपीएल का मतलब होगा इंटरेस्ट इनकम और कैश का मतलब होगा इंटरेस्ट रिसीव। ये कब बनाएंगे अकाउंट? अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा तो अकाउंट बनाएंगे, और अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन होगा तो अकाउंट नहीं बनाएंगे। फिर और इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ी? ये तमाम चीजें एक पढ़ी हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात। दो तरीके, प्रोविजन का डिफरेंस लोगे तो ग्रॉस डेटर का डिफरेंस लेंगे, प्रोविजन को इग्नोर करोगे तो नेट डेटर्स का डिफरेंस लेंगे। फिर और इंपॉर्टेंट बात पढ़ी, आपके पास कैश वर्किंग कैपिटल सेक्शन के अंदर कौन सा वर्किंग कैपिटल नहीं लेते कैश फ्लो में? कैश, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और अब ये है सवाल आपके सामने, मुझे ना टिक क्रॉस खेलना है। आपने ये बताना है कि कौन सा मैंने इग्नोर करना है उसको क्रॉस करेंगे, कौन सा मैंने लेना है वर्किंग कैपिटल सेक्शन के अंदर उसको टिक करना है। स्टॉक लेंगे, डेटर्स लेंगे ग्रॉस करके या नेट? ऊपर प्रोविजन का डिफरेंस लिया हुआ है, अब ग्रॉस करेंगे, मतलब माइनस नहीं करेंगे प्रोविजन को। अगर ऊपर प्रोविजन ना लिया होता इनको पहले आपस में माइनस करते, नेट डेटर्स करते, फिर डिफरेंस लेते। चले, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसको ले जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। प्रीपेमेंट्स, कैश, बैंक, फिर इधर आ जाओ क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेएबल क्योंकि इसका अकाउंट बनाना है, और एक्रूवल्स। लो, जिसको मैंने टिक किया है इनका डिफरेंस एडजस्ट कर दो, और जिसको मैंने क्रॉस किया है जब उनका टाइम आएगा तब लिखे। तो कितने टिक हैं? 3, 3 2 5। ठीक है, अब करना क्या है? इंक्रीज या डिक्रीज कैसे देखना है? ब्रॉड ऑन टू कैरिड ऑन। 3000 पहले था पिछले साल, अब 4000 हो गया। स्टॉक कम हुआ ज्यादा? ज्यादा हुआ। चलें जी, अपने वापस अपने सवाल की तरफ चलते हैं। इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, सॉरी, इंक्रीज इन स्टॉक कितने से? इनफ्लो आउटफ्लो? एसेट बढ़े तो आउटफ्लो होता है, क्योंकि एसेट हम खरीदते हैं तो हमारा कैश आउट हुआ हो रहा होता है। ठीक होगी बात? फिर आ जाओ दूसरा टिक, डेटर्स 8000 से 11000 हो गए। इंक्रीज इन डेटर 3000 से इनफ्लो आउटफ्लो? आउटफ्लो। फिर प्रीपेड 2000 से 1600 कम हो गया, डिक्रीज इन प्रीपेड। 400 से डिक्रीज हुआ तो इनफ्लो। ठीक होगी बात? फिर चलते हैं क्रेडिटर 8000 से 7000 डिक्रीज इन क्रेडिटर। अब क्रेडिटर में डिक्रीज आया तो आउटफ्लो कितने का? आउटफ्लो। फिर एक्रूवर है गया 3300 से 4000, इंक्रीज इन एक्रूवल्स कितना? इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो, क्योंकि लायबिलिटी बढ़े तो इनफ्लो, एसेट बढ़े तो आउटफ्लो। पुट्ठा सोचना है। चलें जी, प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और इसी चीज को कह सकते हो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कह सकते हो? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। इसका एक और नाम भी है या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ जी, कितना? 11,100। फिर उसके बाद लिखना है इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव। अब पूरे सवाल के अंदर सिर्फ एक चीज है,
दैट इज टैक्स पेड। क्या है? अच्छा, टैक्स पेड। यहां पर ऊपर आप अपने सवाल में देखिए, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिखा हुआ है ना। अगर इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा तो जितना एक्सपेंस होगा उतना पेड होगा, और अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा तो अकाउंट बनाएंगे। तो क्या आपके पास इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है? तो बनाओ जरा एक लेजर बनाओ इंटरेस्ट पेबल का। मैं यहां पर ही बना देता हूं। ब्रॉडन कितना है? 800। वर्किंग है ये वर्किंग है। कैश आउट कितना है? 400। वर्किंग नंबर 1 लिख लेंगे और इंटरेस्ट पेएबल लिख देंगे। हाँ जी, आपके पास जो अवेलेबल है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है या इंटरेस्ट पेड है? कैसे पता चला? एसपीएल के अंदर था, और एसपीएल के अंदर एक्सपेंस होता है। एसपीएल के अंदर क्या होता है? तो एसपीएल तो यहां पर आता है 800। ये कहां से मिला आपको? ये पड़ा हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्लोज कर देंगे 1600। जो बैलेंस फिगर आएगी वो किस नाम से आएगी? कैश। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 800, इंटरेस्ट पेड 400। इंटरेस्ट एक्सपेंस 800, आपको 1200 सॉरी। अब आप ये सोचोगे कि एक्सपेंसेस ज्यादा कैसे पे कर दिया? वो भाई पिछला 800 भी तो पे करना था, उसमें से 400 पे कर दिया, बाकी उसमें से 400 बचा भी पड़ा कैरी डाउन के अंदर। तो आए जरा, इसके बाद हमारा हेडिंग आती है इंटरेस्ट पेड की। इंटरेस्ट पेड कितने से? हाँ जी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ना तो बाकी चीजें कोई भी इसका एलिमेंट नहीं है। 1200 है, माजरत 1200 है। अब हमारे पास और कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसे ही है ना ड्राइंग्स है। वैसे ड्राइंग्स देखी जा सकती है, ड्राइंग्स को हम एंड पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना? 9900। और ये हमारे पास क्या आया? अब हम चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक लाइन छोड़ के कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को तो सिर्फ कहां पर जाएंगे आप? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कौन सा पोर्शन है? नॉन करंट एसेट्स और उसके अलावा दो। नॉन करंट एसेट और उसके अलावा दो। वो दो कौन से हैं भला? इंटरेस्ट इनकम और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये भी हमारी मर्जी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखना। उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी लेकर जा सकते हैं, इसको यहां पर भी लिख सकते हैं क्योंकि साइलेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप बताएं, आपके एसेट्स पहले से कम हुए या ज्यादा? 35,000 से 50,000 हो गए। इसका मतलब है 15,000 से एसेट खरीदे होंगे। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 15,000। इनफ्लो आउटफ्लो? किसी भी एसेट के बेचने का नाम तो नहीं बताया हुआ, किसी भी एसेट के बेचने का नाम नहीं बताया हुआ। आप वैल्यू लिख तो लोगे ना, लिखते जाओ। उसके बाद नीचे देखें, अपने सवाल अपने सामने रखें, सवाल मोबाइल पे निकाल लें सवाल अपना। चले जी, मिल गया। दोबारा ट्राई करें। हाँ जी, उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 5,000 से 7,000, कम हुई ज्यादा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5,000 से
7,000, कितनी ज्यादा हुई 2,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,000, इनफ्लो आउटफ्लो आउटफ्लो। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इधर लिखनी है या उधर ले जानी है, इधर ही लिख लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कहे तो ले जाना है वरना इधर ही। 5,000 से 10,000 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाए, 5,000 से कम हुई ज्यादा, कितनी 5,000 से परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 5,000 से। लो जी, और तो कोई चीज नहीं है क्योंकि टोटल कितनी चीजें आती हैं, नॉन करंट एसेट की सेल परचेज, नॉन करंट एसेट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव तो है नहीं, इंटरेस्ट इनकम नहीं, इंटरेस्ट रिसीव। और क्या नहीं है यहाँ, डिस्पोजल भी नहीं है। तो कितना आ गया 15,000, 2,000, 22,000, 22,000 आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक होगी बात। हाँ जी, 15,000, 2,000, 5,000 और हो गया 22,000। इसको पिछले में एडजस्ट नहीं करना, वो एक ही बार करेंगे। उसके बाद आ जाओ नेट कैश फ्लो फ्रॉम, पहले से लिखेंगे नेट नहीं लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं, शेयर कैपिटल, लोन, शेयर प्रीमियम, ये चीजें। अब दोबारा एक नई बात सुन लें, ये नोट्स में लिखना भी है। अगर सवाल के अंदर रिटेन्ड अर्निंग का अलग से लेजर गिवन हो तो शेयर कैपिटल का लेजर अलग बनाएंगे, रिटेन अर्निंग का लेजर अलग बनाएंगे। सो पहले सुन लें बात, अगर सवाल के अंदर शेयर कैपिटल भी गिवन हो, मतलब कैपिटल का अकाउंट भी गिवन हो और प्रॉफिट का भी गिवन हो, प्रॉफिट मतलब रिटेन अर्निंग, तो दोनों का लेजर अलग अलग बनेगा। अगर सवाल के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट हो तो फिर प्रॉफिट कैपिटल के लेजर के अंदर ही आएगा। दोबारा सुने, कैपिटल भी गिवन हो, रिटेन अर्निंग भी गिवन हो, तो प्रॉफिट किस में आएगा, रिटेन अर्निंग में। अगर सिर्फ कैपिटल का अकाउंट गिवन हो तो प्रॉफिट किस में आएगा, फिर वही चीज है, ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो फिर कैपिटल का लेजर भी देख ही ले, कैपिटल अकाउंट। ऐसा लेजर कब बनेगा, जब प्रॉफिट का अपना लेजर ना हो। ये तो आप लोगों को पता ही है, ब्रॉड ऑन, कैरीड ऑन, पैट, ड्रॉइंग्स, और हम लिख लेते हैं कैश। कैश का मतलब क्या है पता है, कैश की एंट्री पास करें, कैश टू कैपिटल, न्यू कैपिटल, नया कैपिटल। हाँ जी, कैपिटल का ब्रॉड ऑन क्या है, कैपिटल का ब्रॉड ऑन क्या है, 3008। कैरिड ऑन कितना, 4813। प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना था 72। लो मेरे भाई, इसको कर लो क्लोज। अगर फिगर बैलेंस शीट फिगर आई डेबिट साइड पे तो ड्राइंग्स होंगी, अगर आएगी क्रेडिट साइड पे तो नया कैपिटल होगा, इंक्रीज इन कैपिटल होगा। डेबिट साइड पर आई तो डिक्रीज इन कैपिटल, और अगर क्रेडिट साइड पर आया तो इंक्रीज इन कैपिटल। तो चले जनाब, किस साइड पर आ रही है वैल्यू,
यहां पर है 48130। बड़ा टोटल दोनों साइड पर लिखते होते हैं, को लेजर बनाना तो आता है ना। बड़ा टोटल दोनों साइड पर लिखते हैं, जो डिफरेंस आएगा वो कैश के नाम से आएगा। कितना इंक्रीज इन कैपिटल आ गया? 108। तो इंक्रीज इन कैपिटल। अगर डेबिट साइड पर आएगा तो ड्राइंग्स होगा, क्रेडिट साइड पर आएगा तो नया कैपिटल होगा। इंक्रीज इन कैपिटल कितना? 108। इनफ्लो है आउटफ्लो है? इनफ्लो। क्योंकि कैपिटल बड़ा है, कैश डेबिट हो रहा है जी। लोन में कमी हुई या ज्यादती हुई? 9,000 से 10,000। इंक्रीज इन लोन। इनफ्लो या आउटफ्लो? 1,000 से। और तो कोई चीज नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट पेड हम ऊपर लिख चुके हैं। तो क्या क्या यहां पर आना है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना? 109 11,000। डन। तीनों एक्टिविटीज हो गई। अब आपने लिखना क्या है? नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे? नेट। अच्छा, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से एक लिखेंगे, प्लस कर लो ना। इंक्रीज है या डिक्रीज है? तीनों एक्टिविटी को प्लस करो जरा, तीनों एक्टिविटी का टोटल प्लस करो। ए बी सी -300 आ रहा है, तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ए प्लस बी प्लस सी कितना? अच्छा, अगर वो कहे ना रिकनसाइल करके दो मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो सिर्फ बाकी सारा कुछ वर्किंग में कर लेना। ये जो चीज है ना जो आप शुरू करने लगे हैं, इसे रिकंसिलिएशन ऑफ कैश फ्लो भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रिकंसिलिएशन ऑफ कैश फ्लो। जी मेरे भाई, क्या करते हैं इसमें? ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा आंसर? क्लोजिंग कैश एंड कैश। पूरा लिखना है पेपर में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लो मेरे भाई, उसकी वर्किंग कर लें फिर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग कर लो। और चलें जी, आपने साइड पे करना है, मैं नीचे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सवाल पूरा हो गया हमारा। वर्किंग नंबर कौन सी होगी भला? 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये वर्किंग तब करनी है जब एक से ज्यादा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो। अगर एक ही है तो फिर जरूरत नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग। हाँ जी, देखो जरा अपने जाकर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग हैं कितने वैसे? ये कहां से मिलेंगे? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। लो जनाब, कौन कौन सा है? एक कैश, एक बैंक। कैश ओपनिंग कितना है? कैश 1200। क्लोजिंग कितना है? 600। बैंक 700 और 3000। बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 माइनस में लेंगे और 3000 क्लोजिंग है। ये अच्छा, ये जो हमारा 300 है ये भी नेगेटिव है क्योंकि आउटफ्लो आ रहा था ना। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस बताएं कितना? कर टोटल 1200 जमा 700 माइनस 1000 900। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव। लो जी, ओपनिंग बैलेंस प्लस करें जरा। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? अगर ये और ये आपस में बराबर हैं तो कहा जा सकता है कि सवाल ठीक है, और अगर ये बराबर नहीं है तो फिर तो कंफर्म ही गलत है।
ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका जवाब बराबर ना है तो आप समझे सवाल ही गलत है। कुछ जीनियस क्या करते हैं, वो इसको बराबर रखकर सवाल शुरू करते हैं, मतलब उल्टा कैश फ्लो बनाते हैं, उसको पहले बराबर रख देते हैं कि वो पता चल जाता है कि डिफरेंस किस में आ रहा है। कुछ चीजें तो कंफर्म होती है, कुछ चीजें में इशू है। हाँ जी, बात क्लियर होगी। आपने एक तो ये सवाल दोबारा करना है सोच समझ के, आपका होमवर्क देख लें। एक तो आपका वो 2015 से ऑनवर्ड 2017 तक आपके वो 3 इडियट्स टॉपिक, उनके पास पेपर, और एक ये सवाल आपने करना है दोबारा प्रैक्टिस पर्पस के लिए, और एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बस ठीक है, ये 2 सवाल ही करने हैं, इतने ही काफी। कल किस बात की छुट्टी होगी?